हाय दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जाकर पहले मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जिससे कि मेरा प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। आज हम मैट्रिसेस के वर्कशॉप सेशन 10 में हैं। किसमें है? मैट्रिसेस के वर्कशॉप सेशन 10। ये वर्कशॉप सेशन 10 मैट्रिसेस के एप्लीकेशन के ऊपर आधारित है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है कि मैट्रिसेस के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। उसमें से एक एप्लीकेशन है कि हम ये मैट्रिक्स अलजेब्रा या फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ठीक है ना? तो ये एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को इस क्लास में हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम एक लीनियर इक्वेशंस को कैसे मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करेंगे। ठीक है ना? मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड में क्या यूज करना है हमें यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है ना? तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, मैंने पहले बताया है कि ए इनवर्स फाइंड करने का दो तरीका है। एक है रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एक मेथड है एडजॉइंट और डिटरमिनेंट निकाल के 1/det A इंटू एडजॉइंट ए करना। तो 1/det A इंटू एडजॉइंट ए को क्या बोलेंगे, हम ए इनवर्स बोलेंगे। ठीक है? तो ए इनवर्स निकाल करके कैसे हम सॉल्व करेंगे, और यहां पर ए क्या होता है। ठीक है ना? ए जो होता है वो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। चलिए थोड़ा डिटेल समझते हैं कि क्या है। मैं एक 2 वेरिएबल इक्वेशन लेता हूं। ठीक है ना? 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब उसका पावर क्या होगा, 1 होगा। तो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का एक होगा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है। तो 2 इक्वेशन हमें चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, है ना? जितना वेरिएबल होता है उतना इक्वेशन चाहिए होता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशंस चाहिए। अब ये x और y का पावर 1 है। इसका मतलब ये क्या दर्शाएगा, एक रेखा को दर्शाता है, लाइन है ये। ठीक है ना? ये एक लाइन है। तो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एक लाइन है, a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू c2 ये दूसरा लाइन है। तो 2 लाइन होने की क्या क्या संभावना है, 2 लाइन कैसे हो सकते हैं एक दूसरे से। एक है कि ये 2 लाइन ऐसे हों जो कट रहा होगा एक पॉइंट पे। ठीक है ना? ये हो गया आपका लाइन 1, ये हो गया लाइन 2। दूसरा संभावना ये है कि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो समांतर हो। ठीक है? ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये पैरेलल। ठीक है ना? तो ये कहीं नहीं कट रहा है। ठीक है? पैरेलल है। और दूसरा, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर हो पूरा। ये हो गया लाइन 1 और ये हो गया लाइन 2। आया समझ में? तो ये 3 संभावनाएं हैं। ठीक है? तो ये जो है यहां पर सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। जहां ये कटेगा 1 और 2 उसको बोलते हैं वो उसका सॉल्यूशन। ये आपने अपने निचली क्लासों में किया हुआ है। ठीक है ना? क्लास 10th में, क्लास 9th में, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस, राइट? तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम 2 लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, है कि नहीं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो उसमें जो आंसर मिलता है x और y का वैल्यू, वो ये पॉइंट होता है। ठीक है ना? ये पॉइंट, तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन इसमें है, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन निकलेगा। इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, उसमें 2 लाइन के बीच में सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट। ये दोनों कहीं आपस में नहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों में सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और ये इनकंसिस्टेंट की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है ये? इनकंसिस्टेंट की। और ये नो सॉल्यूशन है क्योंकि ये कहीं नहीं कटेगा, दोनों समांतर है। ठीक है? ये जो है यह है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
ये क्या है? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर है तो कितने सारे बिंदु होंगे, जितने बिंदु होंगे उतना सॉल्यूशन होगा। तो कितने हो सकते हैं? अनगिनत, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो दो रेखाओं की ये तीन संभावनाएं हैं सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, आया समझ में? ठीक, अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ऐसा, A1 B1 A2 B2 X Y इक्वल टू C1 C2। ठीक है, A1 B1 A2 B2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ X और कोफिशिएंट ऑफ Y है। A1 A क्या है? कोफिशिएंट ऑफ X है। B क्या है? कोफिशिएंट ऑफ Y। ठीक है, A2 क्या है? दूसरे इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ X, B2 दूसरे इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ Y। अब ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक कॉलम मैट्रिक्स है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या मिलेगा? A1X प्लस B1Y इक्वल टू C1। तो हमें मिल गया पहला इक्वेशन। दूसरा देखेंगे, A2X प्लस B2Y इक्वल टू C2। ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको ये भी लिख सकते हैं ऐसा, ये मैट्रिक्स को मैं पूरा लिख लूंगा A, इस मैट्रिक्स को लिख लूंगा X इक्वल टू B। ये C1 C2 जो है ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसको मैं लिख लूंगा B। तो ये हो जाएगा AX इक्वल टू B। A क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो X और Y के कोफिशिएंट हैं उसके अंदर। X क्या है? जितने वेरिएबल्स हैं वो है। वेक्टर मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो X क्या है? वेक्टर मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, और B क्या है? ये कांस्टेंट टर्म्स। अब दोनों तरफ मैं A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा A इनवर्स AX इक्वल टू A इनवर्स B। ठीक है, तो A इनवर्स AX क्या हो जाएगा? A इनवर्स B हो जाएगा। A इनवर्स इंटू A क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का X के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो X ही बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा X। आया समझ में? और ये हो जाएगा A इनवर्स B। ठीक, तो जो हम निचली क्लासों में सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड करते थे और या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते थे X और Y पता लगाने के लिए, उसके बदले हम A इनवर्स B करेंगे तो हमें X और Y मिल जाएगा। X मैट्रिक्स क्या है? X और Y है। A इनवर्स B करने के बाद हमें X और Y का मान मिल जाएगा। तो हमें यही करना है, यहां हमें A इनवर्स B पता लगाना है, जिससे कि हमें X और Y का मान निकल जाएगा। आया समझ में? ठीक है, अब ये जो A इनवर्स है, ये A इनवर्स हम हर मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते, है कि नहीं? मैंने पहले बताया है कि जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो उस समय A इनवर्स नहीं निकलता, तो उसको नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं, है कि नहीं? तो A इनवर्स जहां पॉसिबल है या फिर डिटर्मिनेंट जहां पर 0 नहीं है, उसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। सो ये डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन है। ठीक है, जहां हम A इनवर्स निकाल सकते हैं। नो सॉल्यूशन या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस कब होता है? ये दोनों तब होता है जब डेट A इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो आया समझ में? जब डेट A इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो हो जाएगा या तो कंसिस्टेंट या तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, नो सॉल्यूशन या तो फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। उसके बाद एक और चेक करेंगे कि एडजॉइंट A इंटू B क्या होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो ये इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और एडजॉइंट A इंटू B अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ये मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट।
ठीक है। एडजॉइंट बी ए इंटू बी अगर किए हम, एडजॉइंट ए मतलब इसका एडजॉइंट निकाले और बी से मल्टीप्लाई कर दिए, एडजॉइंट ए बी निकाल के अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है। और एडजॉइंट ए इंटू बी अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या समझे हम अब कि ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स अगर निकल रहा है तो वो यूनिक सॉल्यूशन है, नहीं निकल रहा है उसका कारण अगर यह है कि डिटर्मिनेंट अगर 0 हो रहा है, डिटर्मिनेंट अगर 0 हो रहा है तो उसकी दो संभावनाएं हैं, या तो वो नो सॉल्यूशन होगा या तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो पक्का वो इनकंसिस्टेंट है। अगर एडजॉइंट ए बी इक्वल टू 0 हुआ तो मे बी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होगा। आया समझ में? चलिए, इतना आज के थ्योरी के एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। तो इस वर्कशॉप सेशन में हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज प्रॉब्लम को इस वर्कशॉप सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न कहता है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये जो दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं, नंबर 1 और पहला भाग और दूसरे भाग में, ठीक है ना, ये दोनों को ये बताना है कि कंसिस्टेंसी को एग्जामिन करना है, मतलब बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। हमें इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात नहीं करना है, इसमें बस ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। और डिटरमिनेंट किसका फाइंड करेंगे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 2 2 3। ठीक है, और उसका एक्स वाई इक्वल टू 2 3, करेक्ट। और इसमें ए मैट्रिक्स ये हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो उसका ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट हो जाएगा 3 - 4, तो ये हो गया -1। ठीक है, -1 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट डिट ए इज नॉट इक्वल टू 0, डेट ए जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए। ठीक है, आया समझ में? तो पहला वाला क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर। दूसरा है x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा? 1 3 2 6। ठीक है, यह इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा 1 3 2 6। एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा x और y = 5 और 8। ठीक है, यह है इसका ए मैट्रिक्स। अब इसका डेटा निकालते हैं। डेटा क्या हो जाएगा इसमें? 6 - 6 0। ठीक है, तो जब डेट 0 आता है तो उसके बाद क्या करते हैं, हम चेक करते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? इसके कोफैक्टर्स का एडजॉइंट ए हो जाएगा, एडजॉइंट ए के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो 1 का कोफैक्टर 6, 3 का -2, 2 का -3, 6 का 1, इसका ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा 6 -2 -3 1। ये हो गया उसका एडजॉइंट ए। ठीक है ना, अब उसके बाद एडजॉइंट ए बी निकालेंगे। एडजॉइंट ए इंटू बी, तो ये आ जाएगा आपका 6 -3 -2 1। बी क्या है इसमें? 5 और 8, तो वो लिख लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 5 30, 8 3 24, 30 - 24 6, और -10 + 8 -2, तो ये आएगा 6 और -2। तो एडजॉइंट और ए और बी क्या है? नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये क्या है? ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना, यही कंडीशन है, एडजॉइंट ए बी क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इनकंसिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। तो इसका रिजल्ट है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आया समझ में?
चलिए, इससे यह पहला प्रश्न खत्म होता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 पे क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम 3/3 मैट्रिक्स बनेगा अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि ये 3 वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक है, तो 3 वेरिएबल इक्वेशन के लिए यहां अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? 1 1 1 2 3 2 A A 2A, ये बन जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां आ जाएगा x y और z इक्वल टू 1 2 4। आया समझ में? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन। अब हम डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेंगे। a ये मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? तो हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे। रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 6a माइनस 2a माइनस 1 इंटू 4a माइनस 2a प्लस 1 इंटू 2a माइनस 3a। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 4a माइनस 2a माइनस a, तो ये आ जाएगा a। ठीक है, 4a माइनस 3a तो a। डेट a अगर a है तो इसका मतलब ये है डेट a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कंसिस्टेंट। क्या हो गया ये? कंसिस्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि डेट a इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहां पर x का टर्म नहीं है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा? 0। यहां पर z का कोफिशिएंट 0। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में z का कोफिशिएंट 0, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 0। तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेंगे 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 0। x y और z के कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे कि x y z के सामने में क्या क्या है, इंटू x y z इक्वल टू 2 माइनस 1 3। ठीक है, आया समझ में? तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया इक्वेशन को। अब यहां पर a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? a मैट्रिक्स ये है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो मैं फर्स्ट रो के थ्रू निकालता हूं। 3 इंटू माइनस 5 0 माइनस 5 माइनस माइनस 1 तो ये हो गया प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3, तो यहां आ जाएगा 3। फिर उसके बाद माइनस 2 और यहां आ जाएगा 0 माइनस 6, तो माइनस 6, तो ये हो गया माइनस 15 प्लस 3 प्लस 12, तो ये हो गया 15 माइनस 15 मतलब 0। तो इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया। जब डिटरमिनेंट 0 आता है तो क्या करते हैं हम? एडजॉइंट ए बी निकालते हैं। तो चलिए एडजॉइंट ए बी निकालते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स है, तो उसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं। तो एडजॉइंट ए ये बनेगा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। 3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, -1 का कोफैक्टर 0 प्लस 3, तो ये बन जाएगा -3। -2 का कोफैक्टर 0 -6, तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, 0 का कोफैक्टर 0 -10, तो ये हो जाएगा +10, क्योंकि यहां नेगेटिव होता है माइनर का। 2 का 0 प्लस 6, तो ये बन जाएगा 6। -1 का -15 प्लस 3, तो -12,
और ये हो जाएगा +12, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव होता है माइनर का, तो +12 यहाँ पर 6। ठीक है, 3 का इसका ट्रांसपोज करना है कोफैक्टर्स का। 3 का आ जाएगा 1 + 4, तो ये हो गया 5। -5 का आएगा -5 का आ जाएगा आपका -3 + 0, तो ये हो जाएगा +3 माइनस, और ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव होता है माइनर का। 0 तो ये हो जाएगा 6, तो इसमें पॉजिटिव माइनर, तो ये 6 आया समझ में। तो ये बन गया आपका कोफैक्टर्स। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, ये बन गया आपका एडजॉइंट ए। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए बी। क्या निकालना है? एडजॉइंट ए इंटू बी, तो ये बन जाएगा -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6 इंटू 2 -1 3, तो ये हो गया। इसका क्या हो जाएगा? दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 -10 -20 -20 +15 -5 -6 -12 -12 +9 3 -12 +9 -3, ठीक है ना, -12 +9 -3 -12 -12 -24 -24 +8 -6, तो ये आ गया -5 -3 -6। मतलब एडजॉइंट ए बी 0 नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो डेट ए 0 है और एडजॉइंट ए बी 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। चलिए, तो इससे ये दूसरा प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम पर। अब हम चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम पे। तीसरा प्रॉब्लम कहता है कि ये जो दो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें कंसिस्टेंसी नहीं चेक करना है, इसमें क्या करना है? x और y का मान ज्ञात करता है। चलिए चालू करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 5 2 7 3, ये हो जाएगा आपका a। उसके बाद यहां पर बनाइए वेरिएबल मैट्रिक्स इक्वल टू 4 5। तो हमको क्या करना है? x इक्वल टू a इनवर्स b, पहले बताया था मैं। तो a इनवर्स b पता करना है। तो a इनवर्स b के लिए सबसे पहले हमें निकालना है डेट a। तो डेट a क्या हो जाएगा इसके लिए? 5 3 जा 15, 15 - 14, तो ये हो जाएगा 1। तो डिटरमिनेंट हो गया इसका 1। एडजॉइंट a पता करेंगे। अब एडजॉइंट a क्या हो जाएगा? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो 5 का कोफैक्टर 3, 2 का -7, 7 का -2 और 3 का 5, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा 3 -2 -7 5, यह एडजॉइंट है। अब ए इनवर्स क्या बन जाएगा? ए इनवर्स जो होगा 1 बाई डेट ए इंटू एडजॉइंट है, तो 1/1 इंटू एडजॉइंट है 3 -2 -7 5, तो ये बना आपका ए इनवर्स। अब एक्स वाई के लिए क्या करना है? ए इनवर्स बी निकालना है। तो ए इनवर्स बी क्या हो जाएगा? 3 -2 -7 5 और बी है आपका 4 5, तो यहां से लिख लेंगे 4 और 5। ठीक, आया समझ में? तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 12 -10, तो ये हो जाएगा 2 और 7 4 28, 28 और ये हो गया -28 और ये हो गया 25, तो ये हो गया -3। आया समझ में? -2 और -3, तो x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया -3। तो ऐसे हमें x और y का मान मैट्रिक्स मेथड से ज्ञात करना है। ठीक है, इससे ये तीसरा प्रश्न खत्म होता है। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर।
अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न कहता है कि फिर से ये लीनियर सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें मैट्रिक्स मेथड से क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, सॉल्व करना है। इसमें सॉल्व का मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा 4 - 3 3 - 5 x y, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 और 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर A मैट्रिक्स x इक्वल टू क्या पता है आपको, A इनवर्स P। तो हमें A इनवर्स B निकालना है x को मान ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा आपका, -20 + 9 तो हो जाएगा -11। तो -11 आपका डिटरमिनेंट हो गया। अब उसके बाद एडजॉइंट A निकालना है। एडजॉइंट A के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, 4 का कोफैक्टर -5, -3 का कोफैक्टर -3, 3 का कोफैक्टर 3 और -5 का कोफैक्टर 4। इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा -5 -3 3 4, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बना एडजॉइंट ए। हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स 1/det A इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/-11 इंटू एडजॉइंट ए, -5 3 -3 4, ये हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स इंटू बी करना है हमें। तो इसका मतलब -1/11 -5 -3 3 4 इंटू बी। बी क्या है, 3 और 7, ये बी है 3 और 7। ठीक है, तो ए इनवर्स बी करना है। तो इससे आ जाएगा आपका -1/11, मल्टीप्लाई करिए, -5 इंटू 3 -15 -15 7 3 21, तो ये आ गया 6। 21 - 15 6, ये -9 और ये 28, चांस 4 है 28, तो 28 - 9 19। ठीक है, तो x मैट्रिक्स क्या है आपका, ये x मैट्रिक्स जो है x और y, तो ये आ गया -1/11 6 और 19। तो x का मान क्या हो जाएगा आपका, x का मान हो जाएगा -6/11 और y का मान हो जाएगा -19/11। ठीक है, आया समझ में। इससे ये चौथा प्रॉब्लम खत्म होता है। हम चलते हैं पांचवें प्रॉब्लम की तरफ। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रॉब्लम पर। तो पांचवा प्रॉब्लम का इक्वेशन है 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2 और 0x हो जाएगा क्योंकि x का कोई टर्म नहीं है यहां पर। तो 0x + 3y - 5z = 9। मैं क्या करूंगा, ये 3/2 जो फ्रैक्शन है उसको मैं 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है ना, इसको पूरा इसको लेने के लिए। तो हमारा इक्वेशन फिर से बन जाएगा, मार्कर काम नहीं कर रहा, सॉरी, दूसरा मार्कर लेता हूं। 2x + y + z = 1, x 2x हो जाएगा ये, -4y - 2z = 3 और ये हो जाएगा 3y - 5z = 9। तो इसका मैट्रिक्स मेथड में क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स जो होगा वो होगा 2 1 1 2 -4 -2 0 3 -5। तो ये हो जाएगा इंटू x y z = यहां जाएगा आपका 1 3 9। ठीक है, इसको देख के हम ये मैट्रिक्स बना दिए। मैंने क्या किया, ये सेकंड इक्वेशन को पूरा 2 से, क्योंकि फ्रैक्शन में था
तो मैंने 2 से इंटू कर दिया। आया समझ में? ठीक है। इसका ए मैट्रिक्स ये है। अब ए मैट्रिक्स ये है तो x इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स x इक्वल टू होता है ए इनवर्स b। तो हमें ए इनवर्स पता लगाना है। अब 3x3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स पता लगाने के लिए सबसे पहले हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? रो 1 के थ्रू एक्सपैंड करेंगे तो 2 इंटू 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, फिर उसके बाद -1, -1, उसके बाद -1 हो जाएगा तो -10, -10 प्लस 1, 3 2 जा 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 2 52 प्लस 10 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 68। तो डिटरमिनेंट आपका आ गया 68। तो मैं पूरा मिटा देता हूं। डिटरमिनेंट 68 आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहीं नोट कर लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 68। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए क्या होगा? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो उसके कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज को कर लेंगे तो आएगा 2 का कोफैक्टर क्या होगा? 20 प्लस 6 26। 1 का कोफैक्टर -10 तो हो जाएगा +10, क्योंकि यहां होता है नेगेटिव ऑफ माइनर। 1 के लिए क्या होगा? 6, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब 2 के लिए हो जाएगा -5 -3 -8, तो यहां बन जाएगा +8, नेगेटिव ऑफ माइनर। -4 के लिए पॉजिटिव ऑफ माइनर तो -10, उसके बाद -2 के लिए नेगेटिव ऑफ माइनर तो 6 -6। ठीक है, -2 के लिए 3 2 जा 6, यस करेक्ट, -6। उसके बाद 0 के लिए -2 प्लस 4 तो आ जाएगा 2 पॉजिटिव माइनर। फिर 3 के लिए नेगेटिव माइनर -4 -2 -6 और 6 +6, यहाँ नेगेटिव आएगा, -6 का नेगेटिव करेंगे तो +6। -5 का कोफैक्टर -8 -2 -10 और यहाँ हो जाएगा 10। नहीं ये पॉजिटिव माइनर तो -10। ओके, -5 का -8 -2 -10 पॉजिटिव माइनर। सो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10, ये आ जाएगा एडजॉइंट। ठीक है, कोफैक्टर्स निकाले, उसका ट्रांसपोज कर दिए। ठीक है ना, तो वो निकल गया एडजॉइंट। अब ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स जो होगा वो होगा 1/det 68 इंटू एडजॉइंट ए 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10 इंटू ए इनवर्स बी होता है क्या? x के लिए x इक्वल टू ए इनवर्स बी है, तो ए इनवर्स निकाल लिए। अब b क्या है यहां पर? 139, तो 139 लिख लेंगे। आया समझ में? तो ये हो गया ए इनवर्स बी x निकालने के लिए। अब 1/68 अब निकालते हैं। 26 8 3 जा 24, 26 प्लस 24 26 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 50 और 9 2 जा 18, 50 प्लस 18 68, तो पहला एलिमेंट हो गया 68। अब दूसरा एलिमेंट के लिए 10 -30 -20 9 6 जा 54, 54 -20 क्या होगा? 54 -20 -34, 54 -20 34। ठीक है ना, 54
9 6 54, -30 24, 24 + 10 34, ठीक है। उसके बाद 6 -18 -12 -12 -90 102, तो ये हो गया -102। तो ये बन गया आपका x। तो x क्या है आपका? x y z, ठीक है, आया समझ में। अब इसको अगर अंदर आप ले लेंगे तो x का मान आ जाएगा 1, 68/68। y का मान क्या आएगा? 34/68, 1/2। और z का मान आ जाएगा 102/68। तो 34 से डिवाइड करें, 34 से 102 सॉरी 34 से 102 जाएगा तो 3, और 34 से 68 जाएगा तो 2। सो 102/68 हो जाएगा -3/2। ये 38 के टेबल में 34 के टेबल में 34 3 जा 102 और 34 2 जा 68। सो -102/68 जो हो जाएगा, z का वैल्यू -3/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इससे ये 5वां प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं 6वें प्रॉब्लम पर। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रॉब्लम पर। तो 6वें प्रॉब्लम में भी ये 3 वेरिएबल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका? x - y + 2z = 7 के लिए x के लिए 1, y के लिए -1, z के लिए 2, 2 3 4 -5 2 -1 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू x, मतलब x y z इक्वल टू ये हो जाएगा 7 -5 और 12, ठीक है, आया समझ में। तो ये बन गया ए मैट्रिक्स। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। सो डाटा क्या हो जाएगा इसके लिए? डाटा हो जाएगा रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, 1 इंटू 12 -5, ओके, 1 इंटू 12 -5, -1 मतलब ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा 9 + 10, और यहां हो जाएगा 2 + 2, और यहां हो जाएगा -3 -8, तो -3 -8, तो ये हो जाएगा आपका 7 + 19 -22, तो हो जाएगा 26 -22 = 4। तो डिटरमिनेंट इसका आ गया आपका 4, ठीक है। तो ये मिटा देता हूं, डिटरमिनेंट हम नोट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट मिटा इसलिए रहा हूं क्योंकि जगह चाहिए। तो डिटरमिनेंट ए जो हो गया, ये हो गया 4, ठीक है। डिटरमिनेंट ए हो गया, ए का डिटरमिनेंट हो गया 4। अब एडजॉइंट ए निकालना है, तो यहीं से एडजॉइंट ए निकालना चालू करते हैं। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो इसका कोफैक्टर 1 का कोफैक्टर 12 -5 7, पहला 1 का कोफैक्टर 7, 12 -5, -1 का कोफैक्टर 9 + 10 19, तो ये हो जाएगा -19। 2 का कोफैक्टर -3 -8 -11, ठीक है, -11। 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -3 -8 -11। 3 का कोफैक्टर -3 + 2 -1, और यहां पर हो जाएगा +1, क्योंकि नेगेटिव होगा, इसका माइनर का नेगेटिव होगा। 4 के लिए माइनर का पॉजिटिव होगा। सो 3 -4 -1, 3 का कोफैक्टर हो जाएगा -3 + 2 -3 + 2 -1, तो यहां हो जाएगा +1, तो ये हो गया आपका +1। और 4 के लिए हो जाएगा 3 -4, तो ये हो गया -1, करेक्ट। हाँ, लेट्स -5 के लिए -1 + 2, तो ये हो गया -1 + 2 1, तो यहां हो जाएगा -1, ठीक है।
अब उसके बाद 2 का हो जाएगा 5 माइनस 8 माइनस 3, तो यहां हो जाएगा -3। 2 के लिए 5 माइनस 8 माइनस 3, करेक्ट। -1 के लिए -5 माइनस 6 माइनस 11, -5 माइनस 6 माइनस 11, तो यहां हो जाएगा 11, नेगेटिव होगा माइनर का। थर्ड 3 के लिए हो जाएगा 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोफैक्टर्स, और इसका ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट ए हो जाएगा आपका, एडजॉइंट ए जो बनेगा वो बनेगा 7 माइनस 19 माइनस 11, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7, ये बन गया एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स क्या बनेगा? ए इनवर्स जो बनेगा वो होगा, ए इनवर्स थोड़ा जगह छोड़ देते हैं क्योंकि बाद में बी लिखना है यहाँ पर। 1/dat ए मतलब 1/4 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमारा आया 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 7, ये आ गया आपका ए इनवर्स। एक्स के लिए क्या फाइंड करना है हमारा? एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, पहले इसको ए को उधर लेके चले जाएंगे तो ए इनवर्स बी, इस पिछले प्रॉब्लम में भी हमने किया था। तो बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर? 7 माइनस 5 और 12 है बी मैट्रिक्स यहां से। ठीक है, 7 माइनस 5 12। तो उसके बाद चलिए उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 7 7 जा 49, 49 माइनस 5 44, 44 माइनस 36, 44 माइनस 36 8। ठीक है, 44 7 7 जा 49, 49 माइनस 5 44, 44 माइनस 36 8। तो पहला आ गया आपका एलिमेंट 8, 1/4 ऑफ। दूसरा माइनस 19 इंटू 7 133, 133 प्लस 5 माइनस 128, माइनस 128 प्लस 132, 11 12 1 12, 12 1 12, हाँ 132। सो माइनस 128 प्लस 132 4, तो यह आ जाएगा 4। यहाँ आएगा माइनस 77 प्लस 5 माइनस 72, माइनस 72 प्लस 84, तो आ जाएगा 12, माइनस 72 प्लस 84, तो आएगा 12। ठीक है, तो x इक्वल टू 8/4, 4/4, 12/4। तो x का वैल्यू क्या होगा? x मतलब दिस इज x y z, राइट। तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू हो जाएगा 8/4 2, y का वैल्यू 4/4 1, z का वैल्यू 12/4 3। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने a इनवर्स निकाला। a इनवर्स निकालने के बाद a इनवर्स और b को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें x y z का मान मिल गया। इससे ये छठवां प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं सातवें प्रॉब्लम पर। अब हम चलते हैं अपने सातवें प्रॉब्लम पर। तो सातवां प्रॉब्लम कहता है कि ए मैट्रिक्स जो है वो है 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। ये ए मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, ए इनवर्स हमें फाइंड करना है और वो ए इनवर्स का यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखेंगे तो इस जो 3 वेरिएबल इक्वेशन है, ये जो 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल का, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी वही है जो ए मैट्रिक्स है। देख लीजिए 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। ठीक है, तो हम क्या करते थे? एक्स को फाइंड करने के लिए ए इनवर्स बी करते हैं। ठीक है ना, तो वही करेंगे, ए इनवर्स बी करेंगे यहां पर भी। तो उसके लिए पहले हमें वही करना है, पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। तो डिटरमिनेंट पहले निकाल लेते हैं ए का। ए का डिटरमिनेंट पहले रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 4 0 माइनस 3, तो ये बन जाएगा प्लस 3। उसके बाद माइनस 6 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 4 प्लस 5,
तो ये बन जाएगा 3 - 2, 3 - 2, तो ये आ जाएगा आपका -6 यहां से, और यहां से बन गया 5, -6 + 5, तो एक डट हो गया -1। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हो गया इसका -1। आया समझ में? -6 + 5 -1। ठीक है, तो यह है इसका डिटरमिनेंट। अब इसका निकालना है एडजॉइंट ए, तो अब एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो 2 का कोफैक्टर 0, -3 का कोफैक्टर -3, -6 + 4 -2, तो ये बन जाएगा 2। उसके बाद 5 का कोफैक्टर आएगा 3 - 2 1, तो यहां हो जाएगा 1। 3 का कोफैक्टर -3 का कोफैक्टर के लिए 6 - 5, ये बन गया 1, और यहां पर आ जाएगा -1 क्योंकि यहां नेगेटिव ऑफ माइनर। 2 के लिए पॉजिटिव ऑफ माइनर -4 - 5 -9, 2 का कोफैक्टर -4 - 5 -9, -4 का कोफैक्टर 2 + 3 5, और यहां पर नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ माइनर। 1 के लिए पॉजिटिव ऑफ माइनर 12 - 10 2, 12 - 10 2। 1 के लिए -8 -15 -23, और ये बन जाएगा 23 यहां पर। फिर से देख लेते हैं। 1 के लिए -8 -15 -23, और नेगेटिव ऑफ माइनर 23। -2 के लिए पॉजिटिव ऑफ माइनर 4 + 9 13, तो ये बन जाएगा 13, और ये कोफैक्टर्स का कर लेंगे हम ट्रांसपोज। ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा हमारा? एडजॉइंट ए आ जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2, सॉरी ट्रांसपोज करना है, हमने ट्रांसपोज नहीं किया, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, तो ये बन गया आपका एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स क्या होगा? 1/det इंटू एडजॉइंट ए, तो मतलब -1 इंटू 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। चाहते हैं तो ये माइनस को इंटू कर लीजिए अंदर में, तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। तो यही है आपका ए इनवर्स। तो इसके साथ क्या करना है? सबको माइनस इंटू करना है। तो माइनस इंटू करना है तो क्या करेंगे? ये माइनस को निकाल देंगे और सब में माइनस लगा देंगे। चलिए करते हैं वही। माइनस निकाल देंगे तो -0 +1 -2 -2 +9 -23 -1 +5 -13, तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स बी। x क्या होगा? ए इनवर्स बी। तो यही आपका ए मैट्रिक्स है जिसका हमने इनवर्स निकाला है, वही इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है सेम। तो फिर से ए इनवर्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वही ए इनवर्स का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 -0 का मतलब 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। आया समझ में? और उसके बाद b क्या हो जाएगा आपका? 11 - 5 -3 11 -5 -3। ठीक, अब चलिए दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। 11 0 0 -5 + 6, तो पहला आ गया 1 -22 -45 -22 -45 67 -67 45 22, हाँ 67। ठीक है, उसके बाद यहां आ जाएगा +69, तो ये आ जाएगा 2 69 -67 2 -11 -25 -36 -36 + 39 3 -36 + 39 हो गया 3। तो 1 2 और 3, ये कौन सा मैट्रिक्स है? एक्स मैट्रिक्स, मतलब एक्स वाई और जेड। आया समझ में? तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3। तो यहां पर लिख लेंगे x = 1,
y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। ठीक है, आया समझ में? तो इससे ये 7वां प्रश्न खत्म होता है। अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न पर। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। तो 8वां प्रश्न कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। मतलब 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का 60 रुपया। ठीक है ना? वैसे ही 2 किलो ऑनियन, 4 किलो वीट और 6 किलो राइस का 90 रुपया, 6 किलो ऑनियन, 2 किलो वीट और 3 किलो राइस का 70 रुपया। तो हमें हर एक आइटम का, ऑनियन का, वीट का और राइस का प्राइस पता करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ऑनियन का प्राइस मान लेते हैं x है, वीट का प्राइस मान लेते हैं y है और राइस का प्राइस मान लेते हैं z है। ठीक है ना? x y z मान लेंगे। तो 4 किलो ऑनियन प्लस 3 किलो वीट प्लस 2 किलो राइस 60 रुपया है। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। वैसे ही दूसरे के लिए 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90 और तीसरे के लिए 6 किलो ऑनियन प्लस 2 किलो वीट 2y प्लस 3 किलो राइस 3z इक्वल टू 70। ठीक है, तो सबको क्या कर देंगे, जितना जितना किलो लिए हैं उसको योग कर देंगे। किलो इंटू उसका यूनिट प्राइस, किलो इंटू उसका यूनिट प्राइस और पूरा मिला के टोटल प्राइस। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसमें ए मैट्रिक्स क्या बनेगा? ए मैट्रिक्स जो है वो है 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3। ये बना अपना ए मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाई जेड मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स बी करने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे डेट ए क्या होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इसमें पहले रो के थ्रू एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये आएगा 4 इंटू 12 माइनस 12 0, पहला का 0 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 36, 6 माइनस 36 मतलब माइनस 30। उसके बाद 2 के थ्रू तो प्लस 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, 4 माइनस 24 तो ये आ जाएगा 90 प्लस सॉरी माइनस 40। सो 90 माइनस 40 ये हो जाएगा 50। सो ए का डिटरमिनेंट आ गया 50। अब निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो 4 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12 0, 4 का कोफैक्टर 0। 3 का कोफैक्टर 6 माइनस 36 माइनस 30 तो यहां आ जाएगा प्लस 30। 2 का कोफैक्टर 4 माइनस 24 तो आ गया माइनस 20, यहां पॉजिटिव है माइनर का माइनस 20। 2 का कोफैक्टर 9 माइनस 4 5 और ये हो जाएगा नेगेटिव तो माइनस 5। ठीक है, यहां पर आ जाएगा माइनस 5। किसका है ये, 2 का कोफैक्टर 9 माइनस 4 सही। 4 का कोफैक्टर 12 माइनस 12 0, 4 का कोफैक्टर 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, हाँ 12 माइनस 12 0। 6 का कोफैक्टर 8 माइनस 18 माइनस 10 तो हो जाएगा प्लस 10, नेगेटिव ऑफ माइनर। 6 का कोफैक्टर 18 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 10, 18 माइनस 8, 6 का कोफैक्टर 10। 2 का कोफैक्टर 24 माइनस 4, 24 5 माइनस 4 20 तो ये हो जाएगा माइनस 20, नेगेटिव ऑफ माइनर है इसलिए। थर्ड के लिए सॉरी 3 के लिए 4 4 जा 16, 16 माइनस 6 10 तो यहां आ गया 10। तो ये बन गया एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या बनेगा, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करना है तो इसका ट्रांसपोज आपका निकल जाएगा यहां
0, 30, -20, ठीक है। उसके बाद -5, 0, 10, 10, -20 और 10। तो ये बन गया आपका एडजॉइंट ए। चलिए अब ए इनवर्स लिख लेते हैं। तो ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स जो होगा 1/dat A इंटू एडजॉइंट ए, तो मतलब 1/50 और एडजॉइंट ए हो जाएगा, जगह यहां सही नहीं है, मैं ए मैट्रिक्स मिटा देता हूं, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स हम बाद में देख लेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहां से ऊपर से, तो मैं ए मैट्रिक्स मिटा देता हूं। तो ए इनवर्स जो बनेगा वो बन जाएगा 1/dat A, 1/50, डिटरमिनेंट 50 है, इंटू एडजॉइंट ए 0, -5, 10, 30, 0, -20, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा -20, 10, 10। अब x के लिए क्या करना पड़ता है? a इनवर्स इंटू b। तो b क्या है यहाँ? 60, 90, 70, इसको लिख लेते हैं यहाँ 60, 90, 70। तो ये पूरा क्या देगा हमें? ये देगा हमें x मैट्रिक्स, ठीक है। ये देगा हमें x मैट्रिक्स a इनवर्स b। तो चलिए अब ये दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं। -5, 0 इंटू 60, 0, -5 इंटू 90, -450 प्लस 700। 450 प्लस 700 क्या हो जाएगा? -450 प्लस 700 मतलब 250। तो आ जाएगा 250 पहला एलिमेंट, 700 माइनस 450, 250। 30 इंटू 60, 1800, 0 इंटू 90, 0, -20 इंटू 70, -1400, 1800 माइनस 1400, 400। तो सेकंड एलिमेंट आएगा आपका 400। -20 इंटू 60, -1200 प्लस 900, 10। तो 1200 प्लस 900 कितना हो जाएगा? -300। -300 प्लस 70 इंटू 10, 700, -300 प्लस 700, 400। तो तीसरा एलिमेंट भी हो जाएगा 400। और आगे है 1/50 और ये बना आपका x। x का मतलब हो गया x, y और z, ठीक है। तो 1/50 कर लेंगे तो ऑनियन का प्राइस कितना हो जाएगा? 50, 250/50 सॉरी 5 हो जाएगा। 250/50, 0 0 कैंसिल, 5 5 25, 5। वीट का प्राइस कितना हो जाएगा? 40/5, 8। और राइस का प्राइस जो आएगा 40/5, 8। आया समझ में? तो ईच प्राइस, ऑनियन का कितना हो गया? 5 रुपीज, वीट का हो गया 8 रुपीज और राइस का हो गया 8 रुपीज, ठीक है। इससे ये 8वां प्रॉब्लम खत्म होता है और इससे ये क्लास भी खत्म होता है, ठीक है। आज के क्लास में हमने क्या सीखा? हमने आज के क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज प्रॉब्लम हमने आज किया है, ठीक है। आपको यह वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। और आगे के क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू।